अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स में आपको खुश आमदीद कहता हूं। वक्कास अहमद आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें इमरान खान वक्कास लड़का पुकारते हैं। और इमरान खान के लाडले ने जो है वो एक ठेका उठाया हुआ है कि हर दूसरे हफ्ते जाके या हर महीने जाके दुम के ऊपर किसी बहुत बड़ी बला के पैर रख के हल्का सा मरोड़ता है और उसकी फिर चीखें निकलती हैं जो पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया सुनती है। और आपको पता ही है कि जो लेटेस्ट मिसाल है उसमें हम पहले दिन से कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन के अंदर बेतहाशा अन्नेवा धांधली हुई है। लेकिन अस्करांडू ब्रिगेड हमें कहता था कैसे कि नहीं नहीं सबूत क्या है, तो वकास की स्टोरी है जनाब। वकास इमरान खान जिसे लड़का बोलते हैं, वकास लड़के ने, इमरान खान के लाडले ने वो जाके स्टोरी कर दी जिसमें कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट किसी विसल ब्लोअर से निकाल के रिलीज करवा दी। रोला पै गया और अब सबूत मौजूद है। कॉमनवेल्थ भी मजबूर होगी रिपोर्ट निकालने के ऊपर। और अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज पर जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स मौजूद है कि धांधली हुई थी, जो हम सबको पता है। उसके बाद लेटेस्ट वकास ने क्या काम किया कि यहाँ पे डिक्टेटर का आसिम खंजीर जो भी बोलना चाहते हैं, उसका साला मोहसन नकवी यहाँ पे जो फ्रंट मैन है उसका, वो आया। उसने पहले वहां पे बर्तानिया में जेन मैरियट के पीछे पड़े रहते हैं, हमारी बर्तानिया की सफीर हैं पाकिस्तान में, पहले उससे मुलाकात की। उसके बाद यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आके उसने हमारी एक्सट्रेडिशन की डिमांड की। वकास ने दोबारा दुम पे पैर रख के हल्का सा मरोड़ा, पूरा का पूरा ग्लोबल मीडिया जाग गया। बरतानवी मीडिया, गार्डियन, बीबीसी, इंडिपेंडेंट, टेलीग्राफ, सबने स्टोरियां चुक ली। स्टोरी की थी वकास ने और ड्रॉप साइड न्यूज ने कि जी ये एक्सट्रेडिशन हमारी मांगने आए हैं, मेरी और शहजाद अकबर की। उसके अवज वो कहते हैं कि जो बच्चियों के साथ ज्यादती करने वाले पीडोफाइल्स हैं साले, उनको वापस लेने के ऊपर तैयार हो गए हैं। और सिर्फ इसलिए कि आदिल राजा हवाले कर दो और शहजाद अकबर हवाले कर दो, यहन पड़े मासद के साथ। लेकिन आखिर जो है वो स्टोरी हुई। और अब तूने क्या कर दिया लड़के, ये जो तूने मसला डाल दिया सारे का सारा, वो जनरल रानी परेशान फिर रही है, वहां पे रोला पड़ा हुआ है। पंजाब हुकूमत जो है वो तत्ते तव्वे के ऊपर नाच रही है। वो डेंटोनिक वाला बांदर भी उल्टे छलांगे मार रहा है। ये क्या किया है तूने? जेट स्टोरी जो वियना में जेट गया और हनीमून जो जबरदस्ती का, वो बेचारा जो हनीमून करना भी नहीं चाहता, उसको जबरदस्ती हनीमून करवाने के चक्कर में मां ने अवाम के खर्च में तैयारे पे भिजवा दिया। ये स्टोरी क्या है पहले ये बता दे, जो लेटेस्ट इनकी दुम के ऊपर पैर रखा है। फिर खान के ऊपर भी थोड़ी सी बात करनी है और कुछ बाकी जो आपने पिछली दुम के ऊपर पैर रखा है उसके ऊपर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले ये स्टोरी तो ओवर टू यू वकास, जरा क्लियर करके बता तमाम उन डिटेल्स के साथ जो इस वक्त तक शायद अवाम को पता नहीं है। सो ओवर टू यू, वेलकम टू द शो। थैंक यू आदिल भाई। मैं तो असल में माफी मांगना चाहता हूँ, मुझसे तो गलती हो गई है कि मुझे तो नहीं पता था कि इतनी बड़ी बात है। वाकई में मुझे नहीं पता था ये इतनी बड़ी बात है। मैंने पिछली जो स्टोरीज की है ना आदिल भाई, जिस तरह जो आपने ये बताई ग्रूमिंग गैंग वाली, ये वाकई में ये टेलीग्राफ ने भी उठाई, बड़ी न्यूज़पेपर्स ने उठाई और यानी बड़ा इसके ऊपर शोर मचा कि ग्रूमिंग गैंग का एक्सचेंज हो रहा है। ये हमने स्टोरी ब्रेक की थी, अगर नहीं ब्रेक की होती तो ये नहीं किसी को पता चलना था, क्योंकि ये इंटरनल मीटिंग की इनकी डिटेल्स थी। तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि यार ये कितनी बड़ी स्टोरी है, इसको चलना चाहिए। फिर उससे पहले जो कॉमनवेल्थ वाली स्टोरी थी ना, कॉमनवेल्थ के अंदर यानी जो रिपोर्ट थी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट, और जिस तरह से उस रिपोर्ट को छुपाया गया था पाकिस्तानी अवाम से, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को बोला था कि हम ये रिपोर्ट अपोजिशन के साथ शेयर करेंगे, वो उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की ना। लेकिन देखिए उस रिपोर्ट में क्या था कि पाकिस्तान की जमहूरियत को किस तरह तबाह किया गया। बहुत बड़ी खबर थी वो, कि पाकिस्तान की जमहूरियत पे लोग परेशान हो जाएंगे, यानी 200 मिलियन लोगों के हक पे आपने डाका मारा। तो वो स्टोरी तो बहुत चलनी चाहिए थी, वो चली, ठीक है, कुछ लोगों ने पढ़ी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी। लेकिन ये हनीमून वाली स्टोरी ये जितनी चली है, मैंने अपने 16 साल हो गए मुझे सहाफत करते हुए। बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते, मैं खामोशी से अपना जो भी काम है छोटा मोटा करता रहता हूँ। हर थोड़े से बाद कोई ऐसी स्टोरी होती है जो बहुत यानी फेमस नहीं होती, लेकिन वो जो लोग उस बारे में जानना चाहते हैं उन लोगों को वो पता होती है वो स्टोरी। फिर लेकिन पहली दफा मैंने देखा कि इतनी वायरल हुई है कोई स्टोरी, और हुकूमत के जो मल्टीपल ओहदेदार आ रहे हैं और वो उसको डिनाई कर रहे हैं। इनको नहीं जरूरत थी ये डिनाई करने की। मैं पता नहीं क्या क्या बोलता हूँ अपने ट्विटर पे ऑल फॉल, और मुझे इग्नोर कर देते हैं लोग, बड़े अरसे से इग्नोर करते जा रहे हैं। तो ये इस वाली स्टोरी पे तो ये एकदम से आ गए। और स्टोरी क्या है कि तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया, 1.5 हफ्ता पहले एक जहाज गया, 1 हफ्ता हो गया वियना गया, हमारा गल्फ स्ट्रीम नया नया खरीदा पाकिस्तान ने। देखे हम गरीब लोग हैं,
पाकिस्तान के, हम सारों ने अपने पैसे इकट्ठे किए हैं, जमा किए हैं। जो पंजाब के अंदर सियालकोट में गरीब बुढ़िया होगी, वो बेचारी अपने घर में अनाज लेती होगी, तो वो जो अनाज के 20% पैसे तो चले जाते होंगे, वो सेल्स टैक्स में चले जाते हैं, वो फिर सेल्स टैक्स भी जाता है, वो हुकूमत पंजाब के पास इवेंचुअली जाता है। तो उन सारों ने सारी बुढ़ियाओं के पैसे इकट्ठे कर करके हम सबको तसल्ली दी कि हम कोई अच्छा खिलौना खरीदेंगे आवाम के लिए। तो हमने खरीदा एक लग्जरी जेट, जो कि C500 बेहतरीन टॉप ऑफ द लाइन। ये वो जेट है जो कि अगलों ने बनाया ही है शहजादों के लिए, ताकि जो जिन लोगों के पास तेल का पैसा, जिनके घर पे आके वो कुआं खोदते हैं, तेल निकल आते हैं, तो अब कहते हैं इस पैसे का क्या करें, तो वो फिर ये जहाज खरीदते हैं ताकि वो दूर दूर तक जा सके। तो वो हमने खरीद लिया। हमने किसी को बताया भी नहीं ये किस तरह से हमने खरीदा है। हमने ये भी नहीं बताया, हुकूमत पंजाब ने ये भी नहीं बताया, यानी क्या जरूरत है ऐसी लिक्कत पड़त, ऐसी फजूल टाइम जाया करना कि ये कौन से हेड के अंदर जाएगा, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। उन्हीं दिनों में एक शादी भी थी। देखिए, अब एक हमारा वली अहद है, आगे को आगे अगला चीफ मिनिस्टर बनना है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी उसी ने बनना है। लेकिन ये थोड़ा होगा खानदानों के दरमियान में कि कौन सी नस्ल से शजरा चले, लेकिन लाइकली वली अहद तो यही है ना, इसके अलावा कौन है। हमजा को तो साइड लाइन कर दिया उन्होंने, दूसरी फैमिली की जो शाख है, और वो जो चचा साहब हैं, उन्होंने इन्हीं 5 सालों के लिए अपनी बाकी सब अपनी औलाद सब बेच दी है। ये शायद आप बेहतर मुझसे जानते हो जी। बस यही है, आज ही है कल हो ना हो, तो वो तो उस सिचुएशन में चल रहे हैं। तो अब इन्होंने जहाज खरीदा, शादी हुई उन्हीं दिनों में, तो वालिदा ने बोला, जो भी अच्छी माँ होती है वो यही बोलेगी कि ये देखो हमारे घर नई गाड़ी आई है, तो बैठो बेटा, तुम जाओ, बेगम को भी ले जाओ, सैर करो, तुम लोगों की खुशी है, अब तुम लोगों के दिन है, आगे तुमने आके शहजादा बनना है, तब फिर कहाँ देख सकोगे, तब तो फिर जरा जरा सी चीज पे नजर होती है। तो ये नया नया जहाज आया, देखो हमने पायलट भी लिए हैं, तो वो भी पाकिस्तानी नहीं है, वो हमने गोरे रखे हैं, ठीक है, गोरे पायलट है, तो कुछ भी करो तो वो कोई एतराज वराज भी नहीं होता उस पे। तो वो गोरे पायलट होंगे, वो जहाज चलाएंगे। एक को हम देंगे $38,000 तनख्वाह, और एक को हम देंगे 32,000 तनख्वाह, जो कि पाकिस्तान में सीईओ भी नहीं सोचते। उन्होंने बात सफेद की होते हैं किसी इंडस्ट्री में, बड़े कोई इंडस्ट्रियल प्लांट पे लगे हुए होते हैं, उनको भी ये पैसे नहीं मिलते, तो वो इन्होंने भेज दिया। अब मुझे नहीं पता था ये बात कि ये जो है शहजादा शहजादी गए हैं, वियना चले गए हैं। हम सारे समझ रहे थे कि वियना जहाज गया, खबर आ गई दरमियान में कि वो ऑयल क्राइसिस आ गया जी, जंग चल गई है, ईरान में जंग हो रही है, और उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हुआ तो ऑयल महंगा होगा, तो हुकूमत पाकिस्तान ने भी अलामिया जारी कर दिए कि तेल बंद जी, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, आज से तालीम खत्म। क्या करना है तुम्हारे बच्चों ने पढ़ के, यही नौकरी करनी है, तो पढ़ाई की तो जरूरत ही नहीं है इसके लिए, ऐसी टाइम जाया करो तुम लोग। तो बच्चों के तो स्कूल बंद करा दिए। फिर वो जो गरीबों के दस्तरखान वगैरह थे, वो उन्होंने कहा चलो उठो दस्तरखान से घर वापस जाओ, कोई अफ्तारी वफ्तारी नहीं हो रही, क्या रोजे रख रहे हो, वैसे ही हम अगले इसराइल के साथ जाने वाले हैं, तो क्या ये रोजे रोजे के चक्कर में पड़े हो, एक्सट्रीमिज्म है ये। तो उनको आपने घर भिजवा दिया कि आपको अफ्तारी भी नहीं मिलेगी। तो उसकी जगह इन्होंने फिर ये पीछे ये चल रहा है जी, पीछे इनके वियना गए में। तो मुझे किसी ने बोला कि यार तुमने पता है कि वियना जेट क्यों गया है? तो मैंने कहा मैंने तो सुना है कोई रिपेयर वगैरह होनी है, क्योंकि खबर यही आई थी, इन्होंने भी उड़ाई थी ये खबर, कोई रिपेयर होनी है और कोई नई चीजें फिट होंगी उसमें, कोई शायद ऐसी सीटें हों जो ऊपर नीचे हों, या जो भी नई चीजें फिट कराना चाहते हैं। सीट जो बिस्तर बन सके, बेड बन जाए। हाँ, कुछ यानी जो होती होंगी अमीरों की चीजें, हमें क्या पता। आप बैठे हैं आदिल भाई कभी इस जहाज में, ठीक है। मैंने तो कुछ और सुना, लेकिन तू बात खत्म कर ले, फिर मैं बताता हूँ तुझे। चलो जो भी होगा, मुझे नहीं पता, ये वाली बातें नहीं पता कि अंदर से ये जहाज कैसे होते हैं और कितना मजा आता है इनमें बैठ के। मैं तो नॉर्मल जहाज पे बैठता हूँ, मेरे साइड पे 2 लोग और बैठे हुए होते हैं, वो कुरानंदाजी में निकलते हैं, कैसे भी निकला है। कभी कभी वो बहुत अच्छे भी नहीं होते। तो खैर इसके बारे में तो आपका कोई सही नहीं होता ना, हम तो ऐसे जाते हैं। तो मैं तो मिडिल क्लास एक बंदा हूँ। खैर, तो पूरा पाकिस्तान यहाँ पे कहत साली और उनके मोटरसाइकिलें बंद हो गई और सब कुछ बंद करके वो बैठे हुए, और ये पीछे हनीमून मना रहे हैं। मुझे किसी ने फोन करके बोला कि ये तो बंदा वियना आया हुआ है, तो क्या बातें कर रहे हो तुम, तो कह रहे हो ये तुम सहाफी हो, कैसे सहाफी हो, तुमको पता ही नहीं है कि ये रिपेयर वगैरह कोई भी नहीं है, ये 2 बंदे आए हुए हैं हमारे पाकिस्तान से इधर हनीमून मनाने। मैंने कहा अच्छा, एक सेकंड में कंफर्म करता हूँ। तो मैंने फिर फोन घुमाया कि वाकई में कोई है कि नहीं, पता चला ये है। और फिर ये भी पता चला कि ये नून लीग वाले जो सारे हैं, यानी मैं उस साइड से भी थोड़ी बहुत
सुन गुन रखने की कोशिश करता हूँ, तो नून लीग वाले जो सारे, इनको पता है, नून लीग वालों को पता थी ये बात, ठीक है। ये आप देखें 2-3 दिनों से ना ये आर शहजाद और इस टाइप के लोग ये बोल रहे थे कि आपको खुद ही बता देना चाहिए, खुलेआम बोल देना चाहिए कि आगे चल के मसला होगा, तो यानी थोड़ी वो मार रहे थे। अब आप एक और चीज आप नोट करें, नून लीग के अंदर ये जो तर्जुमाने जो आई है ना, इनके अलावा कोई नून लीग का कोई बड़ा या कोई बहुत सारे मर्द हजरात या बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो नहीं आए नून लीग की डिफेंस में। वो थोड़े गिने चुने लोग हैं जो एक तो मुनीर फारूक, ये तो इनकी तो नौकरी है ना, अयूब उमर क्या दूसरा क्या नाम, हसन अयूब, तो इनकी तो नौकरी, ये तो आगे इनको डिफेंड करते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं है। क्योंकि देखें पाकिस्तान में ना एक चीज होती है कि अगर कोई आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है ना, तो आपको हार होती है उससे। तो ये एक बड़ा इंट्रेंस्ड है, एक बड़ी पाकिस्तानी चीज है कि ये यार लुट मचा रहा है। आपके फौज में तो होता है ना, लुट मचा रहा है, कोई मेरे अलावा कोई लुट ना मचा दे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक आपके अंदर है, चाहे आपकी वो पार्टी का हो या आपकी दूसरी, तो उस लुट मचाने के चक्कर में इनको भी पता था कि ये भी आपस में बातें कर रहे थे कि ये देखो ये हमारे लुट मचाने गए हुए हैं, इनको भेज दिए जहाज पे, हम सीनियर मिनिस्टर हैं, हम तो ये हैं, हम वो हैं, पहला जहाज का हक हमारा था, हमने भी झूले लेने, ये झूले सबने लेने हैं जहाज पे, इस जहाज के झूलों से बड़ा कुछ किया जाएगा, ठीक है। तो ये जहाज आया भाई, ये खड़ा हुआ, अभी तो शुरू हुई है बात, ठीक है। एक नया नया हमने खिलौना खरीदा है, आज तो 8 दिन नहीं हुए, तो अभी तो साल चल रहा है, अभी फिर 2 साल चल रहे हैं, ये तो कहानी आती रहेंगी जहाज के किस्से। जिस तरह वो जो अलादीन की स्टोरी है, उसमें जादू का कालीन, वो फिर एक ही जगह तो नहीं जाती ना जादू की कालीन, वो तो फिर बहुत सारी जगहों पे जाती है जादू की कालीन। नहीं वो विकी, मुझे पता ये चला कि वो एनिमल फिल्म में सीन था जिसमें जहाज के अंदर हनीमून था, तो लड़का जो है वो, हाँ नहीं वो एक फिल्म है एनिमल फिल्म, एनिमल इधर नेटफ्लिक्स के ऊपर भी है इंडियन, तो उसमें जहाज में वो हनीमून हीरो मनाता है ऑटो पायलट के ऊपर। लेकिन यहाँ तो गोरे पायलट हैं, कोई क्रैश का भी सीन नहीं है। लेकिन इस तरह का जो है वो स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए तो कोई जोश जज्बा पैदा होता है। अब लड़का अगर हनीमून मनाना ही नहीं चाहता तो लड़की के साथ तो फिर बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो बेचारी माँ को, दुखियारी माँ है। आप इस बारे में देखिए आसिफ भाई, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं कोई बात नहीं कहना चाहूंगा इस बारे में, ये इनका पर्सनल मामला है। मैं एज यानी एन इंडिविजुअल, मेरी पर्सनल फिलॉसफी ये है कि जो बंदा अपनी प्राइवेसी में जो भी काम कर रहा है वो उनका हक है, बिल्कुल हक है। मेरा तो बनता ही नहीं है किसी की प्राइवेसी में इंटरफियर करना कि कौन कहाँ हनीमून बनाता है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं। अगर मेरी उनसे इंटरेक्शन तब होती है जब उस प्राइवेट एक्ट के अंदर एक पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, तो जहां पे वो पब्लिक मनी का क्लैश होता है ना, तो मैं वो बात बोलूंगा। बाकी वो जो मर्जी है, जिसके जो दिल चाहे वो करे, जिसकी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस है वो उसका हक है, बिल्कुल। यानी आप अल्लाह को खुद पर्सनली जवाब दें, मैं नहीं हूं आपसे क्वेश्चन करने वाला, ना कोई किसी और को होना चाहिए। खैर वो करे जो मर्जी है, लेकिन हमारे पैसे पे तो ना करे ना, हमारे जहाज पे करें, हमारे जहाज पे जाएं, तो हमें बता तो दें, कम से कम कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई एक वेबसाइट हो जिसपे सारे अप्लाई कर सकें कि हनीमून ऑन दिस जेट, $5,000 पर हनीमून या पर 3 आवर फ्लाइट, कोई हो ना कोई सिस्टम, यानी वो हो जो सबको, सबके लिए अवेलेबल हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो हकूक इन लोगों को मिलते हैं वो हम सबको भी मिले। मैं भी हनीमून मनाना चाहूंगा, मैंने नहीं मनाया कभी जिंदगी में हनीमून, क्योंकि मैं मिडिल क्लास गरीब रहा हूँ, तो मैं मनाना चाहूंगा एक लग्जरी जेट पे हनीमून। मुझे क्यों डिनाई किया जा रहा है ये? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। मुझे ये बता भाई कि वो आगे से जो है वो कहता है कि नहीं मैं तो बैठा हुआ हूं, जो नो आई हैव नॉट टेकन अ गल्फ स्ट्रीम टू वियना, आई एम इन लाहौर, आई एम मच हैप्पियर हियर इन द रेन। मेरा दोस्त अब सुनना आगे से कहता है जनाब, निनकम्पूप शुड हैव टू लीस्ट वेटेड फॉर रमजान टू एंड बिफोर रीस्टार्टिंग दिस प्रोपेगेंडा टर्बाइन। और साथ ही तस्वीर भी शेयर की है शहजादे ने, लाहौर में पसीने छूटे हुए लोगों की जान जा रही है, गर्मी इतनी ज्यादा है। और ये हसन अयूब ने शेयर किया बाद में। हाँ बता, ये तस्वीर हसन अयूब ने शेयर की है बाद में, ये इसने नहीं शेयर की, उसने ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर की थी सर। अच्छा, तो यार वो तो कह रहा है कि मैं तो जो है वो रमजान मना रहा हूँ, ठीक है। और देखिए आदिल भाई, ये इंस्टा पोस्ट डाल रहा है तो ये अपनी तस्वीर ही डाल देता साथ,
ये हमें इतना बिल्कुल। बेवकूफ समझता है। मेरा दोस्त मुझे बोलता है कि मैं जो हूँ इस टाइम पे पार्टी कर रहा हूँ मार्गो और रॉबी के साथ, तो अब मैं हाँ, उसकी बात मान लूं। जो भी आपने बोले तस्वीर, कम से कम अपनी नहीं तो बारिश की तस्वीर लगा देता यार, कि ये रही मेरे सामने बारिश, ये मैं खड़ा हाँ, हुआ हूँ रायबन। फिर हसन हाँ, यूब बोलता है कि ये पिछले 7 दिनों से ये मर्द मुजाहिद, एक इनका दोस्त है कोई गुमनाम सिपाही, उसकी तीमारदारी कर रहा था क्योंकि उसका डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है। तो कमरा नंबर 501 में ये अंदर बाहर हो रहे थे पूरे 7 दिन। ना माँ को पता, ना हुकूमत को खबर, कोई सिक्योरिटी डिटेल, किसी को कानो कान नहीं खबर। जिस तरह ये खलीफा है वक्त इसी जमाने में रात की तारीकी में भेस बदल के जाया करते थे, उसी तरह जुनैद सफ्दर जो है भेस बदल के अपनी दोस्त की तीमारदारी कर रहे हैं 7 दिन से। और मैंने, देखिए यही मैंने आपसे शुरू में बोला था कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, मैंने इस मर्दे मुजाहिद के ऊपर इल्जाम लगा दिया इतना घिनौना कि ये कि गंदी नीयत से जहाज पे बैठा हुआ था। मैं बिल्कुल ये अब अपनी सारी स्टोरी में वापस ले रहा हूँ। ये तीमारदारी कर रहा था और ये यहीं भी था, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी। जहाज गया था पुर्जे लगवाने वियना। अब होगा ये कि वो जहाज के पुर्जे तो लगे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसकी वो इनवॉइस बनेगी, तो कोई ना कोई बाबू लगाएगा वो इनवॉइस, तो वो कोई 10-15 करोड़ का वो भी खर्चा होगा। तो किसी ये 10-15 करोड़ पड़े हुए हैं, कोई भी ये इनवॉइस डाल के बोल दे, हुकूमत पाकिस्तान यानी हुकूमत पंजाब रिजेक्ट तो नहीं कर सकती उसको। वो कहेगी यानी गया तो था पुर्जे लगवाने, तो वो लगवा के आ गया, अब वो 10-15 करोड़ भी खा लेगा कोई ना कोई, सारों का नए काम बनता रहेगा। नए नए जहाज के पुर्जे जो जो लगेंगे, लेकिन यार बड़ी ज्यादती करता है तू लड़के। जो बात है जो खान ने भी कहा था, और कि वकास लड़के की बात सुन लो, ये बड़ी तू जो है शरारत करता है। और यार लोग दोस्तों के साथ तो होता है ना, दिली उसके बेचारे के है ना तलकात, उसका दोस्तों के साथ दिल लगता है, तो इसमें फिर मतलब कौन सी बात है, जाता होगा मिलता होगा दोस्तों से, अभी खाम खाम में ज्यादती करते हैं। लेकिन ये प्राइवेट पर्सन और प्राइवेट लाइफ इस लेवल के ऊपर अगर फिर प्राइवेट जेट के अंदर करें ना, और प्राइवेट जेट अगर रखना है तो इनके पास कौन सी कमी है, अपने पैसों का ले लें, जेट हायर करवा लें। सरकार का जेट किस लिए लेके गए हैं? लेकिन मुझे ये बता के खान उनके पास बहुत पैसे हैं। लोगों को, हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं उनके पास बहुत पैसे हैं, इनको खरीद लेना हाँ, चाहिए। देखिए सीधे हाँ, पाकिस्तान में पता नहीं लोग इतने हर चीज में 2 नंबरी क्यों करते हैं। देखिए करप्शन हर मुल्क में होती है, ये लोग भी बात करते हैं ना हर मुल्क में करप्शन है, तो आप ठीक तरह से करप्शन करो। आपने फैक्ट्रियां लगवा ली, आपने अपनी चीजों को सब्सिडाइज करा लिया, आपने अपने दोस्तों को अमीर करवा दिया, सब कुछ करा दिया। अब आप खरीदो पर्सनल जेट, ठीक है। अब आप पर्सनल जेट खरीदो और उस जेट को लेके जाओ जहां आपका दिल चाहता है, यानी एक फनल रखो। अगर आप ना, अगर जो हुकूमत पाकिस्तान से जो पैसा इनकी तिजोरी में आता है उसका सिर्फ एक रास्ता होना चाहिए, वो कोई 6 अलग अलग फनल से नहीं आ रहा हो, क्योंकि चीजें क्लीन रहती है ना। फिर उससे फायदा क्या होगा? देखें, आपकी मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी नई नई बहू आई है, ठीक है, वो अब गई है हनीमून के ऊपर। अब वो हनीमून पे उसने तस्वीरें खींची होंगी, अब वो इंस्टाग्राम पे तस्वीरें नहीं लगा सकती, ज्यादती है कि नहीं? कोई कोई भी लड़की, लेकिन करप्शन तो जो भी माँ बाप ने की हुई है, लड़की डिजर्व नहीं करती कि इस तरह की चीज उसकी शादी के ऊपर शुरू से ही एक तलवार लटकने लग जाए कि अब अच्छा मैं ये नहीं कर सकती, मैं वहां नहीं जा सकती। तो इनको खुलेआम काम करना चाहिए, चीज प्रॉपर कर लेनी चाहिए। यानी हर चीज के पे डॉक्यूमेंट, हर पाकिस्तान में ये डॉक्यूमेंटेशन का रिवाज ही नहीं है ना। आप एक चीज को रेगुलराइज नहीं कराते, एड हॉक बेसिस पे, करप्शन भी एड हॉक बेसिस पे करते हैं। इस करप्शन को रेगुलराइज करा लें, वक्त आ गया है, जहाज अपना खरीद लें। और हुकूमत पाकिस्तान को जहाज खरीदने की जरूरत नहीं है, और फिर जो भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको स्कूल जाने दें। वो आप नई नवेली दुल्हन की बात कर रहे हो वकास, तो पहली आयशा सैफ के साथ भी शादी हुई थी, और वो शादी बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर टूटी थी। सर्कमस्टांसेस की डिटेल्स तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्राइवेट चीजें नहीं शेयर करनी चाहिए, तो नहीं, हम चलो शेयर करते हैं। लेकिन वो वजूहात, जिन वजूहात की वजह से वो शादी टूट गई थी, बड़ी धूमधाम से हुई थी। ये तस्वीरें जो आप कह रहे हो शायद इसी वजह से शेयर नहीं की जा रही, लेकिन मैं इसके ऊपर आपके कमेंट्स नहीं लूंगा। मैं आपके कमेंट्स इस बात पे लूंगा कि इट इज फेयर गेम इन पाकिस्तान कि आप इस बात के ऊपर मीडिया में जो है वो टारगेट करें जनरल रानी मरियम नवाज को, और उसके बेटे को और शरीफ खानदान को। फेयर गेम क्यों है इसके ऊपर? जाहिर बात है पाकिस्तान में किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि वो ISI या MI की इजाजत के बगैर, सेक्टर कमांडर्स की इजाजत के बगैर स्टोरी चला दे, चक के ले जाते हैं। और यहाँ पे जाहिर बात है जो इनका झगड़ा है अंदर का वो तो है ही है, और वो किसी दिन खोल देंगे, हम जाके मजीद खोल देंगे। लेकिन व्हाई इज इट फेयर गेम कि इनके ऊपर तनकीद ये जहाज वाले चक्कर के अंदर की जा रही है, और सिर्फ इनके ऊपर की जा रही है? इस पे डायरेक्ट ये, इससे फौरन पहले एक जहाज वाली स्टोरी चली थी,
आसिम मुनीर और मरियम नवाज के दरमियान में जो है वो स्टोरी चली थी, वैलेंटाइन डे के ऊपर मुलाकात वाली, उस स्टोरी से तो फोकस हट गया, लेकिन अभी इस स्टोरी के ऊपर फोकस है। इजाजत है बात करने की? क्यों है इजाजत विकास? क्योंकि आपको जो अब फ्री पब्लिसिटी भी अगर किसी ने देनी होती है तो वो आपकी खबरों की तरदीद निकालता है, तो मजीद उसकी पब्लिसिटी होती है। बट इट इज फेयर गेम इन पाकिस्तान टू टॉक अबाउट दिस इशू। क्यों फिर तो वैसे नहीं है, क्योंकि ये मेरे खिलाफ ये भी कुछ ना कुछ करेंगे तो अपनी तरफ से करेंगे, लेकिन इसका सीरियस आंसर ये कि पीएमएल-एन की पावर इनकी अपनी नहीं है, ये लोन्ड पावर है, ये उधार की ली हुई ताकत के ऊपर खड़े हुए हैं, क्योंकि इनकी अपनी कोई ताकत नहीं है, इनके जो पीछे जो ताकत है वो कभी भी हट सकती है। तो इसके लिए, और वो अपने साथ जो भी यानी लोगों के रिलेशनशिप है उसको ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करते हैं और अपने आप को ज्यादा यानी एक्सर्ट करते हैं उस चीज में, और अपनी मेहनत ज्यादा करते हैं बेसिकली, कि जो हमारे खिलाफ हमारा इमेज किस तरह से मेंटेन होना है। फिर वो जितनी उनकी लेफ्ट ओवर मैन पावर होती है, जितनी उनकी लेफ्ट ओवर वर्किंग आवर्स होते हैं, वो फिर इनको दे देते हैं, लेकिन ये इनके लिए प्रायोरिटी नहीं है ना। नून लीग प्रायोरिटी नहीं है, नून लीग बस है अभी। नून लीग एक शील्ड है, ये एक टिश्यू पेपर है, जब कभी डिस्कार्ड करना हुआ है इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अभी ये काम कर रही है, यानी जब तक मुस्तैद हैं, जब तक यानी हुक्म मानते हैं। शहजाद अकबर साहब ने थोड़े दिनों पहले वो कोई गीजर वाली स्टोरी शेयर की थी, जब तक वो गीजर ऑन करवाते रहेंगे तब तक आप क्यों नौकर चेंज करेंगे? यानी अगर आपका नौकर मेहनत कर रहा है और आपको पता है और कोई नौकर और अवेलेबल भी नहीं है ना, अगर ऐसा नौकर आपको मिल जाए, आपको आदिल भाई ऐसा नौकर मिलेगा आपको कोई? सवाल ही नहीं पैदा। तो अगला गीजर ऑन करा रहा है, अगला गीजर के साथ साथ जो है वो गीजर से पहले गीजर की जरूरत क्यों पड़ती है उसका इंतजाम भी करवा रहा है, वो भी हाँ, घर के अंदर से ही हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे कोई मसला तो नहीं। अगर इन ये सब कुछ हो रहा है तो फिर आपको जरूरत नहीं है नौकर को फायर करने के लिए। लेकिन देखें, आपका जो नौकर होता है, आप उसको कितना ही प्रोटेक्ट करते हो। आप इतना प्रोटेक्ट कर सकते हो कि उसका जो आपके साथ रिलेशनशिप है, कि किसी ने तुम्हारे नौकर को मारा है तो तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा आएगा कि मेरे नौकर को मारा, लेकिन मारा तो नौकर को ही है ना। तो वो एक बड़ा एक वो है, बैलेंस है ये। तो उस हिसाब से फिर आपको देखना पड़ता है ये चीजें। विकास, जाते जाते यार, वो एक्सट्रेडिशन हमारी जो मांग रहे थे और यहाँ से ग्रूमिंग गैंग जो बच्चियों के साथ ज्यादती वाले गैंग मेंबर्स वापस लेना चाहते थे, आपके सोर्सेस क्या कहते हैं? हमें तो कोई एक्सट्रेडिशन के ऊपर खामोशी है, बरतानवी हुकूमत ने इनको पूछा भी नहीं है। तो आपको क्या उसकी फीडबैक मिली है? क्या अपडेट है? हमें कब ये वहां पे बड़े ये शादियाने बजा रहे थे कि हम मुकदमे जीत गए हैं यहाँ पे डेफेमेशन के, तो हम जहाज में बिठा के आदिल राजा को ले आएंगे। वो अब आजकल शादियाने बज नहीं रहे, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा नजर आ रही है। क्या अपडेट आपके पास उसके ऊपर? वो असल में उल्टा पड़ गया ना इनको। इन्होंने ये जो सारे स्टेप्स लिए हैं ना, इसकी वजह से ये बड़े प्रोमिनेंट हो गए हैं। इनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि इनका कोई खैर ख्वाह होता ना, ये इनको बताता कि आदिल राजा को आप शुरू से ही आप बस ऐसे प्रिटेंड करें जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो दुनिया में है ही नहीं, जो बोल रहे हैं उसको बोलने दें। लेकिन इन्होंने बार बार ये करके प्रोमिनेंट करते रहे केस को, वो इतना प्रोमिनेंट हो गया कि कॉमनवेल्थ ने नोटिस कर लिया। फिर अभी ये मैंने लेटेस्ट स्टोरी की थी, इससे पहले वो मैं सरप्राइजिंगली लोगों ने इतनी बड़ी नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। कॉमनवेल्थ ने इनको समन किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, कि हेयरिंग है भाई आपकी। जिस तरह स्कूल के बच्चे को बुलाया जाता है ना प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने कि आप आएंगे, उस तरह से उनको बुलाया। उसने बोला कि सॉरी मैं नहीं आ सकता, इसहाक डार फॉरेन मिनिस्टर आएगा। और फिर ये ईरान वाली जंग हो गई, तो इसहाक डार ने बोला ईरान की जंग हो रही है तो मैं उसमें बिजी हूँ। मुझे नहीं पता ईरान की जंग में ये वो पहुंच गए, सरहदों में पहुंच गए, क्या कर रहे हैं, लेकिन उसने बहाना बना लिया तो वो नहीं आया। और उसने डॉक्टर फैसल, ये है आपका हाई कमिश्नर लंदन लंदन, में। उसको भेज हाँ। दिया। तो वहां पे इनको जो है अच्छी खासा इनके साथ हुआ, और वो ही इन्होंने डिस्कस करना था कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं। अब देखें, ये ग्रूमिंग गैंग वाली स्टोरी थी ना, ये असल में बहुत मजे इंटरेस्टिंग थी। इसके अंदर सारे कीवर्ड्स थे। इसके अंदर ये कीवर्ड था कि ग्रूमिंग गैंग है, इसके अंदर ह्यूमन राइट्स ऑपरेशन थी। तो इसकी वजह से इसको बरतानवी न्यूज़पेपर्स ने उठा लिया था। बरतानवी न्यूज़पेपर ने उठाया तो ये कॉमनवेल्थ के मेंबर्स, ये लोग, ये जो पढ़ते हैं ये चीजें, फिर यानी ये चीजें और प्रोमिनेंट हुई कि यार ये क्या पाकिस्तान में चल रहा है। तो इस सारे की बेसिस पे उन्होंने बोला कि इमरान खान के साथ आप जो ज्यादतियां कर रहे हैं, नाम दिया इमरान खान का, लेटर लिखा, इनको बुलाया, ये नहीं आए, वहां पे इनकी अच्छी खासी जलालत हुई। और सितंबर के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, सितंबर के अंदर उन्होंने ये प्रेस रिलीज की इसकी मीटिंग के आखिर में, कि सितंबर के अंदर डिसीजन होगा कि पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ में रखना है कि नहीं। पाकिस्तान की मेंबरशिप सस्पेंड हो सकती है। यानी आपके हुकूमत के साथ जब
ताल्लुकात होते हैं ना, यानी पाकिस्तान की जो भी ये जेन मेरियट और इन लोगों के साथ अंदरूनी खाते चल रहे हैं, ये आपकी होती है 2 या 3 ऑफिशियल्स के साथ, जो आप ऑफिशियल पॉलिसी भी बना रहे होते हैं, आप डायरेक्ट लाइन रखते होते हैं। इस टाइप की जो अंडर हैंडेड डीलिंग्स होती है, उसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते। तो जिस चीज में बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते ना, उसमें जो बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो अपने इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर, या वो इतने होते हैं कि वो आपके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो कॉमनवेल्थ के ये जो CMAG है, ये फॉरेन मिनिस्टर्स है कॉमनवेल्थ के तकरीबन 5-8 कंट्रीज के, पूरे दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ये। इन लोगों ने ये डिसीजन लेना है और ये लोग ये डिसीजन लेते हैं कि सितंबर में पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ के अंदर रखना है कि नहीं, इन्हीं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बेसिस के ऊपर। तो ये लोग इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। पाकिस्तान इनको रीच आउट करने की कोशिश करने लग जाएगा अलग अलग मुल्कों के साथ, और डिप्लोमेसी और ये सब कुछ कि हमें ना निकालें, लेकिन उनको ये भी शो करना पड़ेगा कि हम ये नहीं कर रहे। तो ये एक हद से ज्यादा जो आगे जाते रहे हैं और हद से ज्यादा चले जाते हैं, इसकी वजह से इनको नुकसान भी होते हैं, और वो नुकसान पूरे, यानी कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप सस्पेंड करना पूरा मुल्क को ही नुकसान होगा। यानी केवल इनको नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन इनकी हरकतों की वजह से ही होगा ना। ये असल में वकास साइकोलॉजी ये है कि जो बॉस इज ऑलवेज राइट, फौजी साइकोलॉजी है, सीनियर इज इंजीनियर। वो ऊपर जो बैठा हुआ है, अगर वो ज़हनी मरीज है, एहसास कमतरी है उसको, आसिम मुनीर को, तो वो उसकी ख्वाहिश को हुक्म समझ के हर कोई आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कोई सिस्टम तो यहाँ पे है नहीं। लेकिन वकास अभी आपने देखा कि DGC ISI मेजर जनरल फैसल नसीर का फ्रंटमैन डर्टी हैरी, जिसको इमरान खान ने नाम दिया हुआ है, उसका फ्रंटमैन कामरान तेसूरी, गवर्नर सिंध, उसको रातों रात किक आउट किया गया और उसकी जगह निहाल हाशमी को ये ले आए हैं, जिसने आते ही अपना थूका सबसे पहले चाटा और उसने कहा कि जनाब पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बड़ा हमारा प्रेस्टीज है शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर की वजह से। एक्चुअल सिचुएशन क्या है इस वक्त? न्यूयॉर्क में बैठ के आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, प्रेस्टीज या रेपुटेशन इस वक्त जो है वो क्या है इस वक्त एक्चुअली? किन लोगों की नजर में आप जानना चाहते हैं? हुक्मरानों की, जो नहीं, गल्फ के हुक्मरान है उनकी नजर इंटरनेशनल डिफरेंट है, और अवाम है जो लार्जर अरेबिक स्पीकिंग अवाम है ना, उनकी सारों की ओपिनियन डिफरेंट है। अभी आप ऑफिशियल लेवल पे क्या ख्याल है लोगों का? हुक्मरानों के लेवल के ऊपर क्या ख्याल है और अवाम के लेवल पे क्या ख्याल है? मतलब ऑफिशियल लेवल पे गल्फ, सऊदी अरेबिया वगैरह कभी भी इस टाइम पे नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कोई मेजर चेंज हो। वो चाहेंगे कि जिन्हीं लोगों के साथ वो डील कर रहे हैं उन्हीं लोगों के साथ वो डील करते रहें। लेकिन मेरे ख्याल से तो कोई भी इस टाइम पे इतना हैप्पी नहीं है, और ना हमें उनको हैप्पी करने की कोशिश करनी चाहिए इस सिचुएशन के अंदर। असल में सऊदी अरेबिया, UAE चाहते हैं कि पाकिस्तान ईरान की जंग में शामिल हो और वो ईरान के ऊपर हमला करे किसी किस्म का, या कि ईरान के साथ रिटेलिएट करे, या फिर ये गारंटी करे। ये लोग एक चीज ऑफ द टेबल नहीं, आपने भी कल ट्वीट की थी, और ये बहुत खतरनाक चीज है कि हो सकता है कि ईरान के ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाए। जी ये अनलाइकली नहीं है। जी, बिल्कुल बात हो ये रही है, सीरियसली बात हो रही है। हमें कहा जा रहा है, मुझे आपकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हम करेंगे ही करेंगे। और सर एक दूसरी तरफ वकास हमें ये हो बुली सकता किया है। जा रहा है, अमेरिका से बुली किया जा रहा है अब बाकायदा तौर के ऊपर। आज वो अली खमनाई पे उन्होंने स्टोरी निकाल दी, वो हमजिन्स परस्त है, गे है, ये है, वो है, मतलब न्यूयॉर्क पोस्ट ने निकाली है। अब बात ये है कि कल ट्रंप ने धमकी दी है बाकायदा कि जनाब हम फांसी चढ़ाना चाहिए, और पीट हेग्सेट भी, मतलब बुली, प्रॉपर बुली किया जा रहा है मीडिया को, सोशल मीडिया को। और मैं इसका डायरेक्ट, मुझे भी बाकायदा तौर के ऊपर मतलब नॉक्शस तरीके से बुली करने की कोशिश की जा रही है कि एक प्रो जो है वो US न सही, लेकिन प्रो सुन्नी, या सुन्नी भी नहीं कहना चाहिए इसके अंदर, प्रो अरब, प्रो गल्फ, प्रो GCC स्टैंड लिया जाए कि जनाब इन पे बम गिरना चाहिए। ईरान एंटी ईरान एक स्टैंड बनाया जाए और इस तरह की स्टोरीज चलाई जाए जो कि डिसइंफॉर्मेशन हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये अब इतना अग्रेसिवली बुली कभी नहीं किया गया था जितना अब किया जा रहा है। तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो सामने आना था। अभी स्टोरी आई है जो इनके कह रहे हैं कि जी अली खमनाई के ऊपर स्टोरी उन्होंने कर दी है कि जनाब वो हमजिन्स परस्त है, गे है, इस तरह के लोगों को साइऑप्स भी कहा जा सकता है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। और बड़े क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स भी इसको कर रहे हैं, बट सोशल मीडिया को भी बुली किया जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा विजिबल है। हाउ डू यू एनालाइज दिस?
बुली करने से तो कुछ, यानी वो करते रहे, ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है मेरे ख्याल से। ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि अगर ये वाकई में ये चीज कर लेते हैं ना, तो हम क्या कर लेंगे। अगर वाकई में अमेरिका ईरान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिरा देता है, तो कौन मदद करने आएगा, कौन हेल्प कर, कोई भी नहीं है दुनिया में, ठीक है। यही है, यही लोग हैं सारे, इसी तरह ही है। और क्या दुनिया ऐसे ही आगे चलती रहेगी कि आपने इतना बड़ा एक जुर्म कर दिया है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ है, और ये बहुत लाइकली है। तो अब हो सकता है कि ये पाकिस्तान को कन्विंस करना चाह रहे हो कि तुम कर दो ये, या यानी कोई नेगोशिएशन करना चाह रहे हो। और पाकिस्तान की तरफ से तो यही होना चाहिए कि हमें इस जंग में नहीं शामिल होना चाहिए। तो आप देखेंगे थोड़े अरसे पहले यूएई ने पाकिस्तान का जो लोन था $2 बिलियन का, वो रोल ओवर किया था सिर्फ 1 महीने के लिए, 7-8%, पता नहीं कितने, 8% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जो कि कमर्शियल यानी कंज्यूमर्स को मिलता है इंटरेस्ट रेट। क्योंकि वो एक निशानदेही थी कि वो खुश नहीं है पाकिस्तान से। उनको इस चक्कर में खुश करना, ये वैसे मैं पाकिस्तान की जो भी अभी इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि, यानी अगर वो ये उनको रेजिस्ट कर रहे हैं, तो आई विल बी ओके विद दैट कि ये, यानी यही स्ट्रैटेजी हमें रखनी चाहिए। जो भी पाकिस्तान में अभी हो, कम से कम उसको, यानी वो दुश्मन हो, हम आपस में लड़ रहे हो, जो कुछ भी है, एक मिनिमम लेवल पे आदिल भाई कोई ना कोई एग्रीमेंट होनी चाहिए। वो अगर मिनिमम लेवल ये है कि हमने ईरान की जंग में डायरेक्टली शामिल नहीं होना, तो वो कम से कम किसी लेवल पे तो हम पाकिस्तानी हैं, कहीं किसी लेवल पे तो हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लोग ये डिसीजन ले लेते हैं कि हम, हमारी कोई कीमत है कि जिस कीमत के बाद हम इस जंग में शामिल हो जाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है फिर पाकिस्तान, यानी फिर नहीं, हमारे मेरा नहीं कुछ ख्याल, नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल होगा, क्योंकि अगर तो ये कीमत होती तो गजा में फौज चली जाती। वो फौज ने अंदर से जो रोला किया वो अभी तक सामने है, इसलिए इनको अफगानिस्तान में एक डिवर्जन अटैक करना पड़ रहा है कि बगराम एयरबेस से ले देंगे। वो आपकी जगह के ऊपर है, लेकिन ईरान के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। आसिम मुनीर चाह के भी ये काम नहीं कर सकता, और जारी बात है कि ये तो सबको पता है, नहीं तो कितना बड़ा इशू क्रिएट होगा हमें भी पता है। हम तो नेबर है ना, वो 7 समुंदर पार हैं, तो ऑफ कोर्स ये रेजिस्टेंस तो मौजूद है। लेट्स गिव द डेविल द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। ऑफ कोर्स यहां तक तो मामला जो है वो एक सिस्टम फिर भी लगता है कि चल रहा है, लेकिन बस एडहॉक बेसिस पे जिस तरह आप कह रहे हो चल रहा है। हाँ, और बिल्कुल। जी जी, और इसमें बस अगर मैं अगर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखें, ये प्रॉब्लम अब हम सबको रियलाइज करनी चाहिए कि ये इस ईरान वॉर में शामिल ना होने की वजह से जो हमारी कंस्ट्रेंट्स अभी फील हो रही है ना, कि सऊदी अरेबिया भी पैसे रोक के बैठा हुआ है, आपको वो पुश कर रहा है। सऊदी अरेबिया आपको कभी काफी ज्यादा पुश कर रहा है कि आप कुछ करो, ठीक है। यूएई आपको पुश कर रहे हैं, अमेरिकन आपको पुश कर रहे हैं, आप थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं। ये आपकी जो रेजिस्टेंस है ये बिल्ड होती है अगर आपके कुछ लॉन्ग टर्म प्लान है पीछे चल रहे हैं। अगर आप अपने आप को फॉसिल फ्यूल्स, ये जो हैं एलएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, तो जो ऑयल, क्रूड ऑयल है, आप अपने आप को इससे दूर लेके जाते हो, आप रिन्यूएबल एनर्जी, सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाते हो। जो आपके अपने सोर्सेज हैं, जो आपके अपने कुएं हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर रहे हो। जो आपकी अपनी माइंस हैं, आप उसको किसी थर्ड पार्टी के जरिए नहीं, आप खुद ही वैल्यू एडेड आप उसको यहाँ पे कर रहे हो, फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो जब आपकी एक्सपोर्ट सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाएंगी, तो तब आप केपेबल हो गए ये करने के। लेकिन वो कभी भी नहीं हो सकता जब ये लोग अपने बच्चों को हनीमून पे भेज रहे हो। ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग आप सिर्फ लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल, स्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप से आएगी। और वो लॉन्ग टर्म स्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान की ऑर्गेनिक हुए बगैर नहीं हो सकती। वो जुनेद सफदर जो वली है वो नहीं देगा, हमें कभी भी नहीं देगा। तो ये हम क्राइसिस में फंसे रहेंगे, और एक दिन आएगा कि यही क्राइसिस, यही जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जिसके हम रेंट्स लेते रहते हैं, वो इतना स्ट्रांग होगा कि वो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा। क्योंकि ये जो एस्केलेशंस आ रही है ना, कि एटॉमिक बॉम्ब के बारे में अभी हम सोच रहे हैं और ये रियलिस्टिक है, और इससे मैं और आप नहीं, बहुत सारे सीरियस लोग, अमेरिकन एनालिस्ट, ये इस बारे में सोच रहे हैं कि ये न्यूक्लियर की तरफ जा सकता है। तो ये आज की बात है, ये अभी हम बैठे हुए 2026 में, 2050 भी आना है, और 2050 इतना दूर नहीं है। 2050 तब है जब हमारे बच्चे हनीमून पे जा रहे होंगे, ठीक है, और वो बहुत दूर नहीं है, हमको वो वक्त देखना है। तो उस टाइम पे इस टाइप के इश्यूज हो रहे होंगे पाकिस्तान के, जो एग्जिस्टेंशियल होंगे। और एग्जिस्टेंशियल इश्यूज के में ये होता है कि उसके बाद फिर आप बाकी नहीं रहते। जब आपके पास एग्जिस्टेंशियल इश्यूज के अंदर रूम नहीं होगा ना,
जब आप डिपेंडेंट होंगे इन्हीं गल्फ मोनार्कीज पे, आप इन्हीं फॉरेन पावर्स पे आपने अपना कुछ नहीं बिल्ड किया हुआ, तब फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा अगर आप इसी रास्ते पे चलते रहे। ये 20-25 साल का सफर है, ये शायद उससे भी पहले आ जाए। इमरान खान बोल रहे थे, और ये यानी जो पाकिस्तान की जो हुआ था, एक दफा पाकिस्तान टूट चुका है 1971 में, इमरान खान की कई दफा बोल चुके हैं कि हम उस डायरेक्शन में चल रहे हैं, और ये वाकई में हम उस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये आपको कभी पता नहीं होता, ये जो आपने तालिबान और टीटीपी के साथ ये जो कॉम्प्लिकेटेड गेम यहाँ पे खड़ी की हुई है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 महीने के अंदर ये आपके हाथ से निकल जाएगी। ये चीजें आपके कंट्रोल से फौरन चले जाती हैं, क्योंकि ये कंपाउंडिंग वेरिएबल्स हैं, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। तो आप ग्राफ देखें जाके, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे चलता है। और ये होगा अगर आप अपनी चीजें ठीक नहीं करेंगे, ये सारी जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक सोसाइटी का। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको एक नया चाहिए इस कौम का, और अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है, इसमें कोई शक नहीं, जो है वही सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप इन्फोर्स करें ना, जो आप एक्सप्रेस करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो आप बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये जो शाहजेब खानजादे ड्रामे बैठ के बना रहे कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, भाई तूने अपनी जिंदगी में क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? बातें हमें तू सुना रहा है। ये चाहते ही हैं कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट यूज करें, इन्फोर्स करें सिर्फ मिडिल क्लास पे और गरीबों पे, उनको भेड़ बकरियों की तरह रखें, और खुद उससे इस्तेस्ना हो इनको, और खुद इनकी ताहयात यानी कोई भी ये क्राइम कमिट कर सके, उनको अदालत में नहीं लेके जाया जा सके। ऐसे नहीं होता ना, आप अपने आप को भी उसके अंदर लेकर आए। बिल्कुल 100% सच बात है, लेकिन अभी प्रेजेंटली एडहॉक बेसिस पे जो या डेली वेजेस पे जो काम चल रहा है, उसमें तो पाकिस्तान का ऑयल शिप आ गया है वहां से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से, और माइंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में सिर्फ 2 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस है, और ईरान की मर्जी से निकल के आ गया है। और हमारी इतलात के मुताबिक जो ईरानियन ऑयल की स्मगलिंग वाला जो रूट है वो भी इस वक्त चल रहा है। तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग जो एडहॉक बेसिस पे पॉलिसी है ईरान की तरफ, वो सक्सेसफुल है, वो ठीक जा रही है इनकी। ठीक जा रही है, अभी तक तो ठीक जा रही है। अभी हमने वी हैव मैनेज टू नॉट पिस ऑफ एनीवन, और ईरान के साथ भी हमने ठीक रखे हुए। जिस तरह इंडिया ने, अब ईरान की भी थोड़ी सी मजबूरी है ना, कि उन्होंने यानी इंडिया भी हेल्पलेस था, इंडिया के अंदर से उसका एक जहाज निकला और अमेरिका ने उसको गिरा दिया। अब इंडिया उसकी हेल्प करने भी नहीं आया, यानी, और इंडिया ने डिप्लोमेटिकली भी बहुत ज्यादा ईरान के लिए इस बारे में नहीं, उस इशू में नहीं बोला, लेकिन फिर भी ईरान ने उनका जहाज भी जाने दिया। अब ईरान चाह रहा है कि वो बहुत सारे कंट्रीज को एंटेगनाइज ना करे, बहुत सारे लोगों को दुश्मन ना बनाए, जिसने उसने दुश्मन बनाए हुए हैं उनके ऊपर वो फोकस करे। और पाकिस्तान ये चीज अंडरस्टैंड करता है, पाकिस्तान समझता है कि ये उनकी मजबूरी है, तो हमारा जहाज आने दिया जाएगा। अब पाकिस्तान के लिए टाइट रोप ये है, पाकिस्तान का बैलेंस ये है कि इस सिचुएशन को होल्ड करना आपने, ना इसके ऊपर जाना है ना इसके नीचे जाना है। यानी आपके ऑयल शिपमेंट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से आते रहे, आपकी ईरान ऑयल स्मगलिंग जारी रहे, आपकी जो डोमेस्टिक डिमांड्स हैं वो मिनिमम लेवल पे मीट हो रही हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कल को जंग हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर हमें फौज के लिए भी फ्यूल चाहिए होगा, यानी बहुत नाजुक सूरत हाल है ना। तो जी, वकास वेरी फाइनल थिंग कि अब इंटरेस्टिंग, क्योंकि ईरान की बात आ गई है, जंग की तरफ तो जो हो रहा है, ईरान की स्ट्रेटेजी डिफेंस नहीं है, काउंटर अटैक है, ठीक है, तो वो काउंटर अटैक कर रहा है और वो ही उसकी जीत है इस वक्त। लेकिन नैरेटिव वॉरफेयर में पैन इस्लामिक स्ट्रेटेजी जो है वो हम बड़े अरसे से पढ़ते चले आए हैं कि अमेरिका सुन्नी लीडरशिप के जरिए, सुन्नी हुक्मरानों के जरिए, बादशाहों के जरिए और डिक्टेटर्स के जरिए सुन्नी वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी सुन्नीस की तारीफें की हैं कल, और शियास के खिलाफ बातचीत की है। लेकिन ईरान और लेकिन जो सुन्नी पॉपुलेशन हैं वो इसमें इसके बिल्कुल अपने हुक्मरानों के खिलाफ हैं, और इस वॉर में बड़ा विजिबली हमने इसके ऊपर, मैंने पोल्स भी करवाए हैं, और क्लियरली 98% नैरेटिव ईरान की सपोर्ट के अंदर है। तो अब उसको पैन इस्लामिक सेंटिमेंट को जो है, इररिस्पेक्टिव सेक्टेरियन डिवाइड से ओवर एंड अबव चला गया है, उसको ईरान बड़ा सक्सेसफुली इस्तेमाल कर रहा है। आपको क्या लगता है किस हद तक वो इस पैन इस्लामिक सेंटिमेंट की स्ट्रेटजी को यूज करने में कामयाब हो रहे हैं और आगे हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ईरान उसको यूज कर रहा है। देखिए, वो सेंटीमेंट एग्जिस्ट करता है, वो ना ईरान ने नहीं क्रिएट किया। वो सेंटीमेंट बहुत पुराना है, वो यानी हजारों सालों से हमारे डीएनए के अंदर वो घुसा हुआ है सेंटीमेंट। पिछले कुछ दिनों पहले ना लोग मजाक उड़ा रहे थे, मैंने ट्वीट डिलीट कर दी थी, वो शायद थोड़ी सख्त बात है,
कि लोग मजाक उड़ाते हैं कि उम्मा क्या करती है, उम्मा कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा जो है ना, जिस शख्स ने इन्वेंट किया था वो थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा इन्वेंट किया था। 1400 साल हो गए हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा चल रहा है और वो हमारी रगों में घुसा हुआ है। उसके अंदर लोगों ने उसको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत पैसा लगाए, बहुत सारा साइऑप्स लगाए, बहुत सारा उसके अंदर यानी जंगें हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है। यानी 1400 सालों मुसलमानों की हिस्ट्री देख लेना, एक दूसरे को लड़ाना, बादशाहों का एक दूसरे के खिलाफ अवाम को यूज करना, सब कुछ होता रहा है। लेकिन आज भी डिस्पाइट ऑल दैट, देखिए मैं तो सुन्नी हूं, ठीक है, मुझे तो किसी ने ईरान के मुफ्ती ने आके नहीं बोला, ना मैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड हूँ, मुझे तो वो जो लीडरशिप है ईरान की वो तो अच्छी भी नहीं लगती। मैं तो चाहता हूँ कि ईरान की अवाम, जिस तरह मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए चाहता हूँ कि हमारी अवाम हमारी किस्मत का फैसला तय करें, उस तरह ईरानी अवाम भी उनकी किस्मत का फैसला तय कर रहे हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वहाँ के मासूम लोग मरें, वहाँ के स्कूल की बच्चियां मरें, चाहे जैसे भी हैं, जो भी है। अगर पाकिस्तान में अगर आप देखें ना, जिन लोगों का वो भी है, अकीदे का फर्क भी है, यानी मेरी अप्रोच तो शायद पर्सनली डिफरेंट है कि जो आप अपनी यानी किस तरह से बोलते हैं, स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो डिसएग्रीमेंट्स है हमारी शियाज और सुन्नीज में, मुझे लगता है काफी सुपरफिशियल है। लेकिन जो लोग उसको सीरियस भी लेते हैं, जो उन डिसएग्रीमेंट्स को सीरियस भी लेते हैं, वो भी कभी भी नहीं चाहेंगे कि मासूम बच्चों को, मासूम बच्चियों को, उनके स्कूलों को तबाह किया जाए। तो वो दर्द उसको फील करेंगे। वो ईरान के यूज करने से इररिस्पेक्टिव है, ईरान जैसा भी हो, ईरान की हुकूमत से आप जितना भी डिसएग्री करें, और वो सेंटीमेंट पूरे सुन्नी यानी पूरे मुस्लिम उम्मा के अंदर वो, आप चाहे जो भी आपका मसलक है, आप सिर्फ शिया सुन्नी नहीं है, और सारे और भी मसलक हैं डिफरेंट मुल्कों के अंदर, वो सारे उससे रिलेट करेंगे और वो सारे उसके बारे में सोचेंगे। अब मसला ये है कि सारी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर लीडरशिप का बहुत बड़ा फुकदान है अभी। ये जो सारी गल्फ कंट्रीज है ना, इनकी अवाम डिफरेंटली सोचती हैं, इनकी लीडरशिप डिफरेंटली सोचते हैं। हम लोगों ने पिछले 500-600 साल या 300 साल से कम हमने पॉलिटिक्स को सीरियसली नहीं लिया, हमने या फिर उसको समझा नहीं है कि पॉलिटिकल लाइफ में एज एन इंडिविजुअल किस तरह से पार्टिसिपेट हमें करना चाहिए, और वो हम भूल गए हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं हमारे साथ, बहुत सारे एज नेशंस हमारे साथ बहुत डीप चेंजेस हुए हैं। हम ऐसी कॉलोनियलिज्म के अंदर से गुजरे हैं जिसके अंदर हमारी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कंप्लीटली खत्म कर दी गई थी। तो हमारी जनरेशंस भूल गई हैं कि किस तरह पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करते हैं। और वो हमारे अवाम में कुछ लोगों को सिखा के गए थे कि किस तरह सब्जुगेट करते हैं इन लोगों को, और वो सीखे हुए हैं, वो नस्ल सीखे हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस सीखे हुए हैं, कबीलों के सरदार सीखे हुए हैं। ये जो सारे आप देख रहे हैं यूएई, गल्फ, ये उन कबाइलों के सरदार हैं जिन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की थी आज से 100 साल पहले। ये सारे वो लोग हैं, और ये सारे अभी तक उसी जगह पे बैठे हुए हैं। तो अब हमें सोचना है, अब एक स्टेप तो आगे है कि हम देख रहे हैं, और ये चीज अब हम आज नहीं देख रहे। अभी मैं ईरान की बॉम्बिंग देख रहा हूँ तो मुझे याद आ रही है इराक की बॉम्बिंग में। उस टाइम पे स्कूल जाता था, मैट्रिक में होता था मैं, जब इराक के अंदर बॉम्बिंग हो रही थी ना, वो भी लाइव टीवी पे आई थी। अब तो ज्यादा वीडियोस आती हैं, सोशल मीडिया आ गया सब कुछ, उस टाइम पे CNN पे आई थी, और तब भी यही सेंटिमेंट था। तब से लेकर अब तक मुस्लिम अवाम ने अलग अलग मुल्कों में सोचा भी ये कि किस तरह से हम अपनी मुल्कों को वापस लेंगे। इजिप्ट में उन्होंने सोचा, उन्होंने लिबिया में सोचा, उन्होंने सीरिया में सोचा। इन हर जगह पे उन मूवमेंट्स को हाईजैक किया गया, इन हर जगह पे उन मूवमेंट्स को नाकाम किया गया जहां पे वो अपनी पावर वापस ले सकते थे। अब पाकिस्तान के अंदर हम किसी उसी लेवल पे हैं। अब हमने सोचना है कि किस तरह से हम अपनी मुल्क को वापस ले सकते हैं, और वो लोग उन लोगों ने ये सोचना है किस तरह इस मूवमेंट को नाकाम किया जा सकता है। तो ये एक मूवमेंट चलती रहेगी। अब बाकी सारे मुसलमान मुल्कों को भी ये कॉन्स्टेंटली सोचना चाहिए कि किस तरह हम अपनी हुकूमतों को वापस लें। जब एक दफा हुकूमतें वापस आ जाएंगी उनके हाथों में, अवाम के हाथों में, जिनका हक है, जब ये बादशाहत खत्म हो जाएगी, जब ये हमें गुलाम करना खत्म कर देंगे, हम आजाद होंगे, तब फिर हम मिलके सोच सकेंगे कि किस तरह से इसको रोका जा सके। तब एक सेकंड भी नहीं लगेगा आदिल भाई, तब कोई जंग की भी जरूरत नहीं होगी। जब अगलों को पता होगा ना कि ये आप, और कुछ नहीं तो आप अपनी सिर्फ बाइंग पावर कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी सेलिंग पावर कंट्रोल कर सकते हैं विद इन दीज बॉर्डर। ये जो मुस्लिम उम्मा के जो बॉर्डर्स है ना, आप सब कुछ प्रोड्यूस भी करते हैं और आप सब कुछ कंज्यूम भी करते हैं।
ये सब कुछ इंटरनली क्लोज्ड इकोनॉमी फीजिबल है, और ये दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से साबित हो सकती है कि जैसे यूरोप होती है, अमेरिका है ना, ये उन सब के सामने बड़ी है, क्योंकि आप सब चीजें जो आपको एक मुल्क को चाहिए वो दूसरे मुल्क बना सकता है, और आप फिर इस चीज को यूज कर सकते हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ये वो होने नहीं देना चाहते, जब एक, और इसीलिए आपको ये यूनाइट नहीं होने देना चाहते, लेकिन जिस दिन वो यूनाइट हो गए तो वो आपके ऊपर हमला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप सिर्फ उनका मार्केट बॉयकॉट करो, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ जाएगी। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक पतली सी गली है ये ईरान के नीचे, ये इसको 2 महीने अगर आप बंद रखेंगे ना तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी बैठ जाएगी। ये जिस तो तरह हो रहा है अभी, जिस तरह जिस हो रहा तरह है अभी अभी। हो रहा है, आप ना सिर्फ जो मुस्लिम उम्मा है ना सिर्फ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल करती है, वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का भी कंट्रोल करती है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का दूसरी स्टेट है जो दुनिया की बाकी जो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बच जाती है ना दुनिया की इकोनॉमी, वो मलाक्का कंट्रोल करती है। फिर आप सुएज कनाल भी कंट्रोल करते हैं। सुएज कनाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, आप बोल रहे हो कि ये जो कम्युनिटी अगर यूनाइट हो जाए, ये 3 चोक ग्लोबल चोक पॉइंट्स कंट्रोल करती है, और आप बोल रहे हो ये ग्लोबल पावर नहीं है। ये एक बेवकूफी बचकाना वाली बात है, ठीक है, और ये चीज इस्लामिक अवाम को समझनी है, और ना सिर्फ अवाम को समझनी है, जो पाकिस्तानी और जो इस्लामिक बिलियनर्स है ना, इनको भी समझनी है कि तुम जिस लेवल पे अभी हो ना, जो तुम रेंट सीकिंग, जो ये आईपीपी सेटअप करके जो छोटी छोटी अपने चला रहे हो, स्कैम चला रहे हो, शुगर इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट कर देते हो, छोटा सा जहाज खरीद लेते हो, तुम जो चीजें खरीद सकते हो ना वो तुम्हारी सोच से भी बाहर है। तुम्हारे सामने जो दौलत पड़ी हुई है ना, अगर तुम अपने आप को पहचान लो कि तुम किस चीज पे केपेबल हो, तो तुम्हारे सामने जो दौलत के जखीरे पड़े हुए हैं वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब लोग इतने बेवकूफ हैं, ये इनके कोई विजन ही नहीं है। ये अरबी भी, ये इनके इनके पास सोना निकल आया, इनके जमीन से इनके तेल निकल आया, इन्होंने वो सारी दौलत उड़ा दी। आज इतना पैसा 1900 यानी अगर 30 से लेकर अभी तक जितना तेल सऊदी अरेबिया में निकला है, इन्होंने प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया होता, अपनी आवाम को एजुकेट किया होता, और इन्होंने कोई ऐसे रिसर्च सेंटर खोले हुए होते सऊदी अरेबिया के अंदर जो कि साइंटिफिक आउटपुट दे रहे होते, जो कि ये प्रोडक्शन लाइन होती, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है उधर, तो ये सारी चीजें खुद बना रहे होते। यानी इनको नहीं वो डिपेंडेंट होते ये पैट्रियट मिसाइल पे, थार्ड पे, ये इनको नहीं जरूरत थी। ये ऐसे ड्रोन इन्होंने बनाए होते जो इंटरसेप्टर ड्रोन होते, जो ईरान को आने ही नहीं देते, जो यानी कम्युनिकेशन जैमिंग सिस्टम इनके पास होता जो इसको रोक देता। ये मुश्किल नहीं था, $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और $10 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। आपके पास थे यानी सैकड़ों बिलियन डॉलर पता नहीं कौन से कुएं में गए हैं, आपने एप्स्टीनों को दे दिए हैं, आपने उड़ा दिए हैं, आपने सॉफ्ट बैंक में दे दिए हैं, आपने कैसे कैसे स्कैमों में जाया किए हैं, इतने ये बेवकूफ साबित हुए मुसलमान। लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है, हम वापस आ सकते हैं अगर हम यूनाइट हों और अपने अपने मुल्कों को वापस लें। ऑन दिस वेरी पॉजिटिव नोट, बहुत बहुत शुक्रिया वकास आपका, आपने कीमती वक्त दिया। अजीजा ने मन अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि एक तो जुनैद के जहाज, आप लोग वो जो वकास बात कर रहे हैं, आप लोगों का जो ज्यादा इंटरेस्ट है वो इसमें जुनैद की जहाज वाली स्टोरी के अंदर इनके हनीमीनों में होता है। लेकिन अगर ये पैन इस्लामिक स्ट्रेटेजी अगर आप समझ जाएं जो वकास बता रहे हैं, तो आप क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वैसे आपका इंटरेस्ट ज्यादा किस में है, जुनैद के जहाज के अंदर है या ये जो पैन इस्लामिक सेंटिमेंट या स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर है। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया वकास, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खुदा हाफिज। शुक्रिया, खुदा हाफिज।